मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में यह सब करते हुए। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग दुनिया वालों को, और क्या कहेंगे सभी को कि इस उम्र में मेरी सास माँ बनने वाली है, और वो भी किसके बच्चे की, क्या पता। मुझे माँ बने अभी 1 ही साल हुआ है। जहाँ बेटे बहू के बच्चे पालने की उम्र है आपकी, वहाँ आप अपने बच्चा लेकर घूमेंगी अब। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको अपनी सास कहने में भी शर्म आ रही है। और अगर ये बात आपके बेटे अनुराग को पता चल गई तो आप सोच भी नहीं सकती क्या होगा आपका। अनुराधा अपनी सास वीणा जी से बोली। वीणा जी, जिनके पास कहने को कुछ शब्द नहीं थे, खामोशी से अपनी बहू की बातें सुनी जा रही थी। अंत में सिर्फ इतना बोली कि बेटे अनुराग को अभी कुछ मत बताना। अनुराधा बोली, हाँ देखा कैसे बेटे का नाम से हवाइयाँ उड़ रही है आपकी। जब यह कुकर्म किया तब बेटा बहू की याद नहीं आई, जो अब सभी के सामने यह बात खुलने का डर सता रहा है। मैं तो अनुराग को सारी बातें बताकर रहूंगी। आने दीजिए, अभी कमरे में जाकर सब बताती हूँ उनको। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है इस उम्र में। वीणा जी फवक फवक कर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। हंसता खेलता परिवार था वीणा जी का। वीणा जब केवल 17 वर्ष की थी, उनकी शादी उनसे 2 साल बड़े शेखर जी से हो गई थी। शेखर जी तब अध्यापक बनने के लिए बीएड की परीक्षा दे रहे थे, और 2 साल बाद उनका ये सपना पूरा हुआ। अब पति शेखर जी सरकारी स्कूल में अध्यापक बन चुके थे। वीणा जी केवल 19 वर्ष की थी, और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने अनुराग और अनीता रखा। वीणा जी अब घर में पूरी तरह रच बस गई थी, और अपना घर परिवार और बच्चे संभालती थी। बहुत छोटी उम्र में शादी होने के कारण उनमें पहले इतनी समझ नहीं थी, मगर वक्त के साथ साथ वो सब कुछ सीख गई थी। वक्त के साथ हालातों ने अजीब करवट ली, और एक दिन अचानक एक सड़क दुर्घटना में शेखर की मौत हो गई। उसके बाद घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले वीणा जी पर आ गई। वीणा जी के सास ससुर भी उन्हीं के साथ रहते थे। दो बूढ़े व्यक्ति, दो बच्चों, सभी का दायित्व को पूरा करने के लिए वीणा जी ने अचार पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। मगर अचार पापड़ के काम से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। पड़ोस में रहने वाली सुनैना भाभी के पति एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, जहाँ एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो डिलीवरी वाली माँओं की देखभाल कर सके। जब सुनैना भाभी ने यह बात वीणा जी को बताई, तो वीणा जी इस नौकरी के लिए तुरंत तैयार हो गई, और अब वीणा जी घर परिवार संभालने के साथ साथ हॉस्पिटल में नौकरी पर भी जाने लगी थी, ताकि वे घर का खर्च निकाल पाए। शनिवार और रविवार हॉस्पिटल से उनको छुट्टी दी जाती थी। तब वीणा जी ऑर्डर लिए हुए अचार पापड़ तैयार करती। वीणा जी को एक बेटा अनुराग और एक बेटी अनीता थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च और सास ससुर की दवाइयों का खर्च वीणा जी नौकरी करके पूरा कर रही थी। मगर वीणा जी की सास रूपवती जी को वीणा जी का अस्पताल जाकर नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआती दौर में तो वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि रूपवती जी और उनके पति कमलेश जी की दवाइयों का खर्च भी तो वीणा जी ही उठा रही थी। रूपवती जी मौका देखती रहती कि कब बहू कुछ ऐसी गलती करे कि उन्हें बहू को टोकने का मौका मिल सके। एक दिन पड़ोस वाली सुनैना भाभी के पति राकेश जी हॉस्पिटल जाने स्कूटी से घर से निकले ही थे कि उन्हें वीणा जी भी बाहर से निकलते नजर आए, क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। वीणा जी को देखते ही वे बोले, भाभी जी आइए मेरी स्कूटी पर बैठ जाइए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। वीणा जी बेचारी आज पहले से वैसे ही लेट हो चुकी थी। उन्होंने भी राकेश जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, और वे राकेश जी के पीछे स्कूटी पर बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उन्हें उनकी मौसी सास कलावती जी ने देख लिया। कलावती जी ने तुरंत अपनी बहन रूपवती को फोन किया और बोली, रूपवती जरा बहू पर लगाम रखो, भरी जवानी में विधवा हो गई, इसका मतलब यह नहीं कि पति के मरने के बाद वो छर्रे उड़ाए। रूपवती जी बोली, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। कलावती जी ने अपना आंखों देखा हाल बयां कर दिया और बोली, मेरी तरह न जाने आज कितने लोगों ने तुम्हारी बहू को पड़ोस वाले राकेश के साथ देखा होगा।
उससे पहले कि जय फसाई हो। रोक लो उसे। आज शाम जब वीना जी नौकरी से वापस लौटी, रूपवती जी गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों हमारी नाक कटवाने पर तुली हो? वीना जी बोली, माँ जी क्या हो गया? मैंने क्या किया? रूपवती जी बोली, बहू तुम हमारा खर्च पूरा करती हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर जाकर गुलछर्रे उड़ाओगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। पड़ोस वाले राकेश के साथ चक्कर भी चला रही हो और नौकरी भी कर रही हो। तुम्हारे तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मेरे बेटे शेखर को मरे अभी 6 महीने ही हुए हैं और तुमने दूसरे आदमियों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए। वीना जी बोली, माँ जी ये कैसा संगीन आरोप लगा रही हैं आप मुझ पर? मैं ये नौकरी अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रही हूँ, गुलछर्रे उड़ाने नहीं। आज राकेश जी रास्ते में मुझे मिल गए थे और हॉस्पिटल ही जा रहे थे, इसलिए मैं भी उनकी स्कूटी पर बैठकर चली गई थी। इसका मतलब अगर कोई गलत निकालेगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? रूपवती जी बोली, गलती तो हमारी है बहू कि हम तुझे ये नौकरी करने दे रहे हैं। आज से तुम कोई नौकरी वोकरी पर नहीं जाओगी और घर पर ही रहकर काम करोगी। वीना जी बोली, घर पर रहकर आपकी दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगे? वो मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगी ताकि हमारा नाम खराब ना हो। वीना जी बोली, मैं आई हुई नौकरी ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकती माँ जी। मुझे मेरे बच्चों का खर्चा भी निकालना है, उनका भविष्य संवारना है। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। और रूपवती जी से बगावत कर वीना जी ने अपनी नौकरी जारी रखी, जिस कारण अब सास बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन अचानक रूपवती जी के पति कमलेश जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी बाईपास सर्जरी हुई, इसका पूरा खर्च कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपए हुआ और तब यह सारा खर्चा वीना जी ने उठाया। वीना जी ने अपनी नौकरी और अचार पापड़ से जो भी पैसे जमा किए थे, वो सारे ससुर जी की बीमारी में उड़ गए। तब जाकर रूपवती जी को वीना जी की कद्र हुई और उन्होंने अपनी बहू वीना से माफी भी मांगी। रूपवती जी बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, जबकि अगर आज तुम न होती तो तुम्हारे ससुर जी की जान भी न बच पाती। वीना जी अब भी पहले की तरह रोज नौकरी जाती। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और उम्र के ढलते ढलते वीना जी के सास ससुर का भी निधन हो चला था। अनुराग और अनीता भी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुके थे, इसलिए अब उन्होंने वीना जी को घर पर रहकर आराम करने को कह दिया था। वीना जी भी इतने सालों की भागदौड़ करके थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी बच्चों की सलाह मान ली। अनीता के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। उन्हीं में से एक रिश्ता पसंद आ जाने पर अनीता का भी ब्याह हो गया। अब वीना जी अनुराग को भी शादी करने के लिए मनाने लगी, क्योंकि अनुराग अभी शादी नहीं करना चाहता था। अनुराग के लिए लड़की देखने का जिम्मा अनुराग की बुआ जी सुषमा जी ने ले लिया और अनुराग और वीना जी को लड़कियां दिखाने लगी। एक दिन बुआ जी अनुराग के लिए अनुराधा का रिश्ता लेकर आई। अनुराधा बुआ जी के देवर की बेटी थी। अनुराधा नौकरी करती थी और घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। बुआ जी ने अनुराधा की इतनी तारीफ की कि वीना जी ने लड़की की ओर ज्यादा खोज खबर निकालना जरूरी नहीं समझा। अनुराग अब भी शादी के लिए तैयार ना था, मगर बुआ जी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, अनुराग मेरी भतीजी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। वो तो मैंने मेरे देवर के घर वालों को तेरी फोटो दिखा दी तो उन लोगों ने तुझे पसंद कर लिया और अब तू है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने देना चाहता है। वैसे तो कभी वीना जी और सुषमा जी की बनी नहीं थी, मगर आज सामने से सुषमा जी इस रिश्ते के लिए इतना जोर दे रही थी कि वीना जी भी बेटे अनुराग से बोली, अनुराग बुआ जी सही कह रही है, लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली है, घर का काम काज भी जानती है, और क्या चाहिए हमें। बुआ जी ने भी बहुत गुणगान गाए, इसलिए अनुराग और वीना जी ने इस रिश्ते पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अनुराग जो अब तक ना नुकुर कर रहा था, अपनी माँ और बुआ जी के सामने हथियार डाल चुका था। थोड़े दिनों बाद धूमधाम से अनुराधा और अनुराग की शादी हो गई। शुरुआती दिन अच्छे से कट ही रहे थे कि अनुराग बोला, अनुराधा अब तुम्हें नौकरी वापस ज्वाइन करनी है तो तुम कर सकती हो,
अनुराधा बोली, अनुराग, मैं अब नौकरी नहीं करूंगी। मैं तो बस शादी करके घर में ही रहना चाहती थी। नौकरी तो बस इसलिए ही करती थी क्योंकि आजकल लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि उनको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू मिले। अनुराग बोला, तुम पढ़ी लिखी हो अनुराधा, तो तुम घर पर क्यों बैठना चाहती हो? 2 पैसे कमाओगी तो अपने पैरों पर खड़ी कहलाओगी और घर खर्च में भी मदद कर पाओगी। अनुराधा गुस्से में आके बोली, मैंने शादी तुम्हारे घर खर्च में मदद करने के लिए नहीं की, समझे? मैं तो घर पर रानी बनकर रहूंगी। मेरे पहले से ख्वाब थे कि मैं घर और बाहर का कुछ काम ना करूं और सिर्फ रानी बनकर घर पर राज करूं। वीणा जी भी बेटे बहू का संवाद सुन रही थी क्योंकि अनुराग और अनुराधा की आवाज बहुत तेज आ रही थी। अनुराग बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अनुराधा बोली, यही कि घर का काम तो तुम्हारी माँ कर लेती है और बाहर नौकरी का काम तुम कर लेते हो। मैं तो रानी बनकर आराम करूंगी यहाँ। अनुराधा की ये बचकानी बातें सुन अनुराग हक्का बक्का रह गया। थोड़े दिन तो उसने सोचा कि शायद अनुराधा धीरे धीरे परिवार में रचने बसने लग जाएगी। अभी नई नई ही तो शादी हुई है। मगर ये क्या, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे अनुराधा की ज्यादतियां भी बढ़ती जा रही थी। अनुराधा घर का कुछ काम नहीं करती, यहाँ तक कि खाना खाकर अपनी थाली तक नहीं उठाती थी। वीणा जी घर का सारा काम चुपचाप कर लेती क्योंकि अनुराधा गुस्से की बहुत तेज थी। एक बार वीणा जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अनुराधा, खाना खाकर अपनी थाली तो उठा लिया करो। उस पर अनुराधा ने इतना गुस्सा किया कि अब वीणा जी एक शब्द नहीं बोलती थी। हद तो तब हो गई जब रोज रात अनुराधा अनुराग से भी झगड़ा करती। कभी कहती उसे सोने का हार चाहिए तो कभी कहती कल की कल मुझे घुमाने ले चलो। अनुराग बेचारा अकेले घर का खर्च निकालने वाला आदमी था। ऑफिस से आए दिन छुट्टी भी नहीं ले सकता था। वो अनुराधा की हरकतों से तंग आने लगा था। मगर थोड़े दिनों में अनुराधा ने खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। अनुराग और वीणा जी खुश हो गए और सोचने लगे शायद वक्त के साथ अनुराधा भी सुधर जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 महीने बाद अनुराधा ने एक बेटी को जन्म दिया। मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव ना था। वह अब भी अपने आगे अनुराग और वीणा जी की कोई इज्जत नहीं करती थी। एक दिन अनुराग वीणा जी से बोला, माँ, बुआ जी ने हमसे न जाने किस जन्म का बदला लिया है कि उनकी ऐसी भतीजी हमारे मत्थे मर दी। वीणा जी को मन में अब तक यही लग रहा था कि शायद उनकी ननद सुषमा जी ने जानबूझकर इस झगड़ालू लड़की को हमारे मत्थे मर दिया था। और लगना वाजिब भी था क्योंकि सुषमा जी ने कभी वीणा जी का अच्छा नहीं चाहा था। आज तक हमेशा एक ननद वाला रौद्र रूप दिखाती थी सुषमा जी। मगर इस बार जाने वीणा जी कैसे उनकी बातों में आ गई। खैर, ऐसे ही अपनी किस्मत मान दोनों माँ बेटे जी रहे थे बस। वो कहते हैं ना, एक परेशानी जब आती है तो वह परेशानियों का पहाड़ लेकर आती है। अभी इन गमों से उभरे भी नहीं थे माँ बेटे कि अनुराग को कैंसर जैसी बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया और वो बीमार रहने लगा। उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वीणा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। और अनुराधा, वो भी पति की बीमारी से निराश हो गई थी। अनुराधा अपने बच्चे की देखरेख तो सही से नहीं कर पाती थी और ऐसे में पति की इतनी बड़ी बीमारी का दुख, ऊपर से अनुराग के इलाज के लिए लाखों रुपए का खर्च बताया था डॉक्टर ने, वो कैसे पूरा किया जाए, इस बात की चिंता करते रहते दोनों सास बहू। अनुराग की बीमारी के कारण अनुराधा की भी अकल ठिकाने लग गई थी और उसने फैसला किया कि वो नौकरी फिर से ज्वाइन करेगी। मगर वीणा जी बोली, अनुराधा, तुम्हारे नौकरी ज्वाइन करने से सिर्फ घर खर्च निकलेगा। अनुराग के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब मुन्नी भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रहती है। अनुराधा को भी सास की बात सही लगी। मगर अब क्या कर सकते थे? वीणा जी अनुराधा से मिलकर घर पर ही अचार पापड़ बनाने का काम चालू कर दिया, जो वीणा जी पहले भी किया करती थी, ताकि अनुराधा को भी बच्ची को छोड़कर नौकरी पर न जाना पड़े। सास बहू मिलकर घर का काम, आमदनी करना और अनुराग का ध्यान रखना सब कुछ एक साथ कर लेते थे। अनुराग भी बहुत चिंता में डूबा रहता था क्योंकि
वह अब घर परिवार की कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। आज जब पापड़ बनाते वक्त वीना जी को इतनी उल्टियाँ और चक्कर आने लगे, तब अनुराधा को पता चला कि उनकी सास प्रेग्नेंट है। और आज वह इसी बात पर वीना जी पर इतना चिल्लाकर चली गई थी। वीना जी अतीत से वर्तमान में लौटी और अनुराधा के कमरे में जाकर बोली, बहू, मैं पहले जिस अस्पताल में काम करती थी, वहाँ प्रेग्नेंट लेडी आती है या वो लेडीज आती है जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है। मैं थोड़े दिन पहले उस अस्पताल में बड़े डॉक्टर से अनुराग के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र में ही शादी हो गई थी और मैं अभी तक ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक कपल परिवार सैरोगेसी से बच्चा चाहता है। अगर तुम उन्हें सैरोगेसी द्वारा बच्चा करके दोगी तो वो लोग तुम्हें इसके बदले 4 लाख रुपए देने को तैयार है। मैंने डॉक्टर साहब से तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की जान बचानी है। आज जैसे ही मैं ये खबर डॉक्टर साहब को दूंगी, हमें 4 लाख रुपए मिल जाएंगे और मैं 9 महीने के लिए उन दंपति के बंगले में जाकर रहूंगी। तुम यहाँ लोगों से कह देना कि मैं थोड़े महीने के लिए अपनी बहन के यहाँ रहने चली गई हूँ। बहू, मैं तो बस अपना दायित्व निभा रही हूँ। बोलते बोलते वीना जी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सासू माँ की ये सारी बातें सुनकर अनुराधा की आंखें भर आई थी। वो बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में ना जाने कितना गलत गलत सोच लिया। एक तरफ आपको गलानी भाव हो रहा है और एक तरफ आपको अपने बेटे की जान भी बचानी है। आपने इतना बड़ा त्याग दिया है हमारे लिए और मैंने न जाने गुस्से में आपको क्या क्या कह दिया। ये आपका दायित्व नहीं माँ, आपका त्याग है, उपकार है आपका, जिसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। वीना जी भी रोने लगी और बोली, बहू, ईश्वर अगर एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। बस यही रास्ता हमें परेशानियों से उभरने में मदद करेगा। तो अनुराग को सारी सच्चाई बता देना और अब कुछ महीने तुम्हें अनुराग को अकेले ही संभालना पड़ेगा। अनुराधा ने भरी आंखों से सहमति जताई और लगभग एक सप्ताह बाद विमला जी उन दंपति के घर रहने चली गई। आस पड़ोस के लोगों को बताया गया कि वे अपनी बहन के घर रहने गई हुई है। अनुराधा हर सप्ताह अपनी सास से मिलने बंगले पर जाती और उनका हालचाल लेकर आती। यहाँ अनुराग की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो गया था और वह ऑफिस न जाने के कारण घर से काम करने लगा था। अनुराग अपनी माँ के प्रति नतमस्तक हो चुका था, जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी और जान को जन्म देने का फैसला किया था। 2 महीने बाद वीना जी ने एक बेटे को जन्म दिया और वो दंपति खुश हो गए। अच्छा इलाज मिलने से अनुराग भी स्वस्थ हो चुका था और वो फिर से काम पर जाने लगा था। दुख के दिन गुजर चुके थे। अनुराधा भी सुधर चुकी थी और अब वह अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, जिन्होंने अपने बेटी की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। साथ साथ उसे अपने पति की अहमियत भी पता चल चुकी थी। दोस्तों, जो सच आंखों से देखा जाता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच होता है। कुछ सच राज तले दबे होते हैं। इसलिए किसी को भी तुरंत जज ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किन हालातों से गुजर रहा होता है।